एक विस्तृत और भव्य स्टडी रूम में आधा अंधेरा पसरा हुआ था। बड़े बड़े पर्दे आधे खींचे हुए कांचों पर झुके थे, जिनके आर पार धुंधली शाम की रोशनी हल्की हल्की चमक बिखेर रही थी। कमरे की हवा में गंभीरता और मौन की गहन लहर दौड़ रही थी। दीवार से सटी भारी लकड़ी की लाइब्रेरी में कतारों कतारों किताबें रखी थीं। बीच में रखा लंबा कांच का मेज, उस पर खुला लैपटॉप, एक कोने में अधली जलती सुगंधित मोमबत्ती और कुर्सी पर सीधे बैठे अरमान शाह अपने काम में पूरी तरह मग्न थे। कुछ क्षणों बाद अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अरमान ने पलकों को उठाकर दरवाजे की ओर देखा, पर किसी ने उत्तर न दिया। परंतु आने वाले की पहचान उसे हो गई थी, वर्षों का सबसे करीबी दोस्त जुलाल सिकंदर। दोनों की दोस्ती की मिसाल विश्वविद्यालय और अब व्यवसाय में दी जाती थी। जुलाल अंदर आते ही थोड़ा सा ठिठका और अरमान की ओर देखा, जिसने बस एक सरसरी निगाह डाली और फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर अपना ध्यान लगा लिया। यह बेख्याली जुलाल को कुछ क्षण के लिए बेचैन कर गई। वह पहले से ही पछतावे में डूबा हुआ था और अब और अधिक परेशान दिखा। उसने तुरंत कहा, तुमने तो मुझे जालिम करार दे दिया है। ऐसी भी क्या नाराजगी है अरमान? मैं तुम्हें 1000 बार माफ़ी मांग चुका हूँ। भाभी की मुय्यत पर न पहुंच पाने का कारण सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग था। वह अति आवश्यक था। अगर वह मीटिंग न होती तो मैं ज़रूर दफन में शरीक होता। दफन के तुरंत बाद मैं तुम्हारे पास आ गया था। अब क्या मेरी जान लेकर मनोगे? यह बोलते हुए जुलाल की आंखें नम हो आईं। नूर की मौत की याद उसके लिए बहुत कष्टदायक थी और कहीं न कहीं वह खुद को ही दोषी ठहरा रहा था। अरमान ने लैपटॉप बंद किया और जुलाल की ओर आंखें उठाकर देखा। उसकी आंखों में क्रोध के बजाय टूटे हुए दुख का प्रतिबिंब था। वह जानता था कि उस समय उसे जुलाल की सख्त जरूरत थी, पर वह मौजूद नहीं था। यह वह कभी भुला नहीं सकता था। धीरे से उसने कहा, तुम्हारे लिए यह बातें संभवतः तुच्छ होंगी। तुम इतनी आसानी से सब कुछ अनदेखा कर देते हो। तुम्हारे लिए दोस्त और परिवार से भी ऊपर बिजनेस है। अच्छा है कि तुम अपने उसी व्यापार के साथ रहो। दोस्ती कहाँ, मुझे क्या लेना देना। जुलाल तुरंत पास आकर बैठा और थके स्वर में बोला, अरमान, मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द कितना बड़ा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो चाहे कैसी भी मीटिंग हो, सब छोड़कर आता। अचानक अर्जेंट दुबई जाना पड़ा, इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाया। मुझे अहलाम की मौत की खबर से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे घर ऐसा बड़ा हादसा होगा, पर मैं सच में शर्मिंदा हूँ। अरमान ने उसका हाथ झटकर हटाया और कटुता से बोला, तुम्हारे लिए ये मामूली बात है, पर तुम मेरे सबसे करीब थे। वही जिसे मैं सबके सामने गर्व से अपना दोस्त बताता था। जब मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन आया, तुम मेरे पास नहीं थे। तुम्हारी गैरमौजूदगी ने मुझे तोड़ दिया। बताओ, मैं इसे और क्या नाम दूं? तुम्हारे लिए ये मामूली है, पर जिस पर दर्द का पहाड़ टूटता है वही जानता है कैसा महसूस होता है। जुलाल गहरी सांस लेकर चुप हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने नरमी से कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी नाराज़गी कैसे मिटेगी। मैं अतीत नहीं लौटा सकता, पर मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। और मांग चुका हूँ अरमान। अब कितने ताने दोगे? छोड़ो ये सब। बताओ, तुम्हारा भतीजा कहाँ है? वह मामूली तो बिल्कुल अकेला रह गया है। माँ की कमी एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सदमा है। अरमान की दृष्टि कुछ क्षण के लिए झुकी। उसकी आवाज़ में कठोरता के साथ साथ टूटन भी थी। वह अपने कमरे में है। मुझे समझ नहीं आता मैं उसके लिए क्या करूं। दिल करता है कि अपने बेटे के कदमों में दुनिया समर्पित कर दूं, पर वह अब भी नादान है। न मेरी पीड़ा समझ रहा है, न अपनी तकलीफ बयान कर रहा है। जुलाल दुहक से सिर हिलाकर बोला और फिर संभलते हुए कहा, यह बात अभी करने की नहीं, पर एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम नकार नहीं सकते। अरमान, क्या तुमने दूसरी शादी के बारे में सोचा है? बच्चे के लिए माँ का होना जरूरी है। बाप प्रेम दे सकता है, पर माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। तुम के पास सब कुछ है। कोई भी स्त्री तुम्हें मना नहीं करेगी। पर हाँ, कोई ऐसी महिला चुनो जो न्यारी हो, जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपनाकर परिवार बना सके। अरमान की पेशानी की लकीरें गहरी हो गईं। वह बोला, शादी सिर्फ एक बार होती है, जो मैं कर चुका हूँ। दोबारा शादी का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए बेहतरीन आया का इंतजाम कर दूंगा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ईमानदार और समझदार औरत हो तो बता देना, मगर मुझे बेवजह दूसरी शादी का मशवरा मत दो, क्योंकि यह बातें मेरे लिए किसी काम की नहीं हैं। जलील तुरंत बोला, ये कैसी बात कर रहे हो?
बच्चे को अगर आया से मानूस भी कर दिया और वह कल को नौकरी छोड़ गई तो सोचो उसे कितनी तकलीफ होगी। तुमसे ज्यादा तुम्हारा बेटा अजियत उठाएगा। बच्चा वैसे ही माँ की कमी से अधूरा है, अब उसे अस्थायी रिश्तों का आदी मत बनाओ। तुम्हें होश से काम लेना पड़ेगा। तुम तो समझदार हो और हालात व तकाज़ों को समझते हो, मगर वह छोटा है, वह कैसे किसी आया को भुलाएगा। अरमान ने सर झुका लिया। कमरे में फिर से गहरी खामोशी छा गई। बाहर शाम का उजाला पूरी तरह अंधेरे में ढल चुका था और अंदर दोनों दोस्त अपने अपने दर्द का बोझ लिए बैठे थे, जैसे कोई अधूरा फैसला उनके बीच लटका हो। जलील सिकंदर उससे और बात करना चाहता था, मगर अरमान के अंदाज को देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दूसरी ओर छोटे से मंझोले मकान का आंगन आधे अंधेरे में डूबा था। पुरानी ईंटों की दीवारों पर चूने की सफ़ेदी जगह जगह उखड़ी हुई थी। छत से लटकता बल्ब हवा के झोंकों से हिलते हुए कमज़ोर रोशनी फैला रहा था। बरामदे के कोने में चारपाई पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े मदीहा बेगम अर्धविराम में बैठी थीं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं और हाथों में तस्बीह लगातार घूम रही थीं। इतने में दरवाजे से हरीम अंदर दाखिल हुई। वह काले बुरखे में लिपटी हुई थी, मगर चेहरा खुला था। जैसे ही वह बरामदे में पहुंची, मदीहा बेगम ने तुरंत सिर उठाकर कहा, हरीम बेटी, हिजाब भी कर लिया करो। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई तुम्हें देख ले। अगर वही शख्स तुम्हें रेस्टोरेंट में देख ले और पहचान जाए तो बेवजह तुम्हारे बाप का नाम बदनाम हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे किरदार पर कोई ऊंगली उठे। जितनी मशक्कत उठाकर तुम इस घर का चूल्हा जलाती हो, मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी आज़ाद जिंदगी गुजारे, किसी के ताने न सहे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। हरीम ठिठक कर माँ की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में शिकवा और लहजे में सख्ती थी। वह गंभीर स्वर में बोली, अम्मी, बाप का नाम डूबे या भाई का, क्या फर्क पड़ता है? जब हमारे आगे पीछे कोई मर्द ही नहीं है तो फिर इस डर का क्या मतलब? आप अच्छी तरह जानती हैं, मुझे ये बातें जहर लगती हैं। मैं कोई आवारागर्दी या गलत काम नहीं कर रही, मेहनत कर रही हूँ। सिर्फ उसी मेहनत की बदौलत हमारे घर का चूल्हा जल रहा है। अगर आप ऐसी फिजूल बातें करेंगी तो मुझे तकलीफ होगी, और मैं नहीं चाहती कि मुझे तकलीफ हो। जिंदगी जितनी आसान नजर आती है उतनी आसान नहीं होती। ये बात आपको समझनी होगी, और बेकार की पुरानी बातें कर करके मेरा दिमाग खराब मत किया करें। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। मदीहा बेगम ने बेचैन होकर तस्बीह एक तरफ रख दी। उनके चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। वह कुछ बोलने ही वाली थीं कि हरीम ने तल्खी से आगे कहा, अगर आपने मुझे कुछ जमातें पढ़ा दी होतीं तो आज किसी कंपनी में नौकरी कर रही होती, मगर आपकी कोताही और अब्बा की बेवजह की नाम निहाद गैरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुद तो हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़ गए, अब आगे हम दोनों माँ बेटी किस तरह यह जिंदगी काटें? इसलिए कहा जाता है कि बेटी हो या बेटा, दोनों को पढ़ाओ। पढ़ाई कभी फिजूल नहीं जाती। कोई एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हमारी पढ़ाई हमारे काम आती है। यह अल्फाज सुनकर मदीहा बेगम का दिल कांप उठा। वह तुरंत बोली, हरीम, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे शब्द जुबान पर क्यों ला रही हो? तुम ही तो मेरा सहारा हो। अगर तुम ही हिम्मत तोड़ दोगी तो मैं कैसे संभालूंगी? मैंने तो सिर्फ तुमसे कहा था कि पर्दा कर लो, क्योंकि असगर को तुम्हारी यह नौकरी पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता कि तुम उस माहौल में काम करो, और फिर लोगों के पहचान लेने का भी डर है। बेटी, तुम कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? दुनिया इतनी बड़ी है, कुछ न कुछ तो तुम्हारे लिए भी होगा। हरीम ने तंज भरी मुस्कान के साथ मुंह बनाया और बोली, असगर को तो कुछ भी पसंद नहीं है, और अम्मी, वह दिन दूर नहीं जब मैं असगर के मुंह पर मंगनी की अंगूठी दे मारूंगी। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि उसके फजूल नखरे सहती फिरूं। मैं एक प्रैक्टिकल जिंदगी जीने की आदी हूं, मगर वह मुझे ऐसी जिंदगी देना चाहता है जिसमें सिर्फ ख्वाब हैं, वह भी बेमानी। मदीहा बेगम ने बेटी को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर हरीम अपनी जिद्दी प्रकृति के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गई। जाते जाते पीछे से बोली, जा रही हूं मैं, आप अपना ख्याल रखें और खुदा के लिए फिजूल बातों का पीछा छोड़कर दुआ करें कि मेरी इसी नौकरी में बरकत हो, क्योंकि नौकरी ढूंढना इस तबाह दुनिया में आसान नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर एक दरिंदा बैठा है जो आपको नोच खाने को तैयार रहता है। अगर मैं अपना दामन बचाकर नौकरी कर रही हूं तो खुदा के लिए मुझे सुकून से जीने दें। खुदा हाफिज। वह कदम तेज करती हुई दरवाजे के करीब पहुंच ही रही थी कि माँ की आवाज़ फिर गूंजी। इस बार लहजा मिन्नत भरा था, बेटा, मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ करके ये नौकरी छोड़ दो। इसमें पैसे भी नहीं हैं, तंगी ही तंगी है।
तुम नहीं समझ रही हरीम, हर चीज पैसा नहीं होती। हरीम एक पल को ठिठकी, पीछे मुड़कर माँ की ओर देखा। आंखों में आंसू उतर आए, पर होंठ खामोश रहे। एक क्षण की झिझक के बाद वह तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। मदीहा बेगम ने बेटी को जाते देखा और थके हुए शरीर को चारपाई पर गिरा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरी ओर हरीम के दिल में भी एक न खत्म होने वाली जंग चल रही थी। नौकरी उसे कभी पसंद नहीं थी। उसने अपने पिता की छांव में जीवन बिताया था। हाँ, वे उसे पढ़ने नहीं देते थे, मगर सख्ती भी नहीं करते थे। उनके गुजर जाने के बाद ये जिम्मेदारियां, ये बोझ, सब उस पर आ पड़ा था, जिसे अब वह उठा नहीं पा रही थी। अंधेरी गली में कदम रखते हुए हरीम ने अपने बुरखे का नकाब नीचे कर लिया। चेहरा ढक गया, लेकिन दिल की थकान और टूटन किसी नकाब से ढकी नहीं जा सकती थी। वह जानती थी यह रास्ता आसान नहीं है, मगर यही एक रास्ता था जो उसके और उसकी माँ के लिए बचे रहने का सहारा था। शाहविला में रात का समय था। पूरे घर में हल्का अंधेरा और पीली रोशनी के बल्ब एक अलग सी गंभीरता का एहसास करा रहे थे। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थीं जब अरमान शाह धीरे धीरे कदमों से अपने बेटे के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खुला तो सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे पर एक पल को मुस्कान भी आई, और हैरानी भी। 2 साल का गोल मटोल छोटा सा शहजादा, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाला, एक नौकरानी की गोद में बैठा दूध पीने से इनकार कर रहा था। छोटे होंठों पर जिद्दी भाव, लाल गाल, और दोनों हाथ छुड़ाने की कोशिश में थे। नौकरानी झुंझलाकर बोली, मुस्तफ़ा बेटा, दूध पी लो, नहीं तो बाबूजी डांटेंगे। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? अभी तुम्हारे कपड़े भी धोने हैं। वह और कुछ कहती, इससे पहले ही मुस्तफ़ा की नज़र दरवाजे पर पड़ी और उसने अपने पिता को देखा। उसका चेहरा खिल उठा, बेचैन होकर हाथ फैलाए और अपनी तोतली जुबान में बार बार पुकारने लगा, बाबा, बाबा। अरमान का दिल जैसे किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। बच्चा खुशी से फूला नहीं समा रहा था, मगर कुछ कह पाता उससे पहले ही मुस्तफ़ा ने अपने अगले 2 नन्हे दांतों से अरमान के गाल पर जोर से काट लिया। अरमान चौंक उठा और बोला, अरे, इंसान का बच्चा है या जानवर का? काट क्यों रहे हो? वह गाल सहलाते हुए बोला, जहां उसने दांतों से फूल बना दिया था। मुस्तफ़ा ने मुंह फुला लिया और दोनों नन्हे हाथों से पिता का चेहरा थाम कर अटकते हुए बोला, ये सज़ा है आपकी। सुबह से इंतजार कर रहा था, कहाँ थे आप? अंदाज बड़ों जैसा था, मगर भाषा बिल्कुल मासूम बच्चे जैसी। अरमान हैरत और मोहब्बत के साथ उसकी आंखों में देख रहा था। मुस्तफ़ा ने और शिकायत की, आपको याद कर रहा था। ये वाली आंटी ने मुझे मारा भी। उसने इशारे से थप्पड़ मारने जैसा अभिनय किया। अरमान ने बेटे को गौर से देखा, फिर उसके गाल पर प्यार से चुंबन दिया और धीमे स्वर में बोला, छोटे डॉन, सब पता है बाबा को। तुम्हें ये वाली आंटी पसंद नहीं आई ना? बाबा तुम्हारे लिए एक अच्छी सी आंटी ढूंढ रहे हैं। लेकिन जानू, इस तरह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, ये गलत बात होती है। मुस्तफ़ा ने तुरंत खुशी से हाथ बजाए और सिर हिलाकर बोला, हाँ, अच्छी आंटी। अरमान ने उसकी नाक दबाई और मुस्कुराकर पूछा, चलो बताओ, बाबा के साथ बाहर घूमने चलना है या घर पर रहना है? उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। गाल पर एक और प्यार भरा चुंबन देकर अरमान ने नौकरानी की ओर देखते हुए गंभीर लहजे में कहा, आज रात का खाना मत बनाना, मैं इसे अपने साथ बाहर डिनर के लिए ले जा रहा हूँ। हाँ, दूध तैयार कर देना, हम वापस आएंगे तो ये पी लेगा। और इसका कमरा भी साफ कर देना, कपड़े निकाल देना। यह कहकर वह बच्चे को गोद में लिए कमरे से निकल पड़ा। मुस्तफ़ा ने पिता के गले में बाहें डाल रखी थीं और तोतली जुबान में बोला, बाबा, आज जलाल चाचू आए थे, बहुत सारी बातें की और चॉकलेट भी दी। मामा का भी पूछ रहे थे। कहाँ है मामा? मुझे याद तो नहीं आती, वो तो इतनी बुरी थी, प्यार भी नहीं करती थी। ये सुनकर अरमान के कदम एक पल को रुक गए। उसकी आंखों में नमी तैर गई। पत्नी की याद ने उसे घेर लिया, मगर उसने तुरंत खुद पर काबू पाया, सिर झटका और मुस्कुराकर बोला, बाबा का शहजादा, बाबा भी चॉकलेट लाएगा। और एक बात याद रखो, वो जलाल चाचू नहीं है, वो जलाल ताया अब्बू हैं। खबरदार जो उन्हें मुझसे छोटा बनाया। मुस्तफ़ा खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैंने कहा भी था, मगर वो कहते हैं जलाल अभी जवान हैं और बाबा बूढ़े हो गए हैं, इसलिए बाबा ताया अब्बू हैं और जलाल चाचू।
यह कहते ही मुस्तफ़ा ने इतना जोर से ठहाका लगाया कि पूरा बरामदा गूंज उठा। अरमान भी हंस पड़ा, मगर दिल में चुभती कसक छुप न सकी। उसके चारों ओर खुशियां थीं, मगर उन खुशियों को पूरा करने वाली नहीं थीं। कुछ ही देर बाद वह बच्चे को गाड़ी में बैठा रहा था। सावधानी से सीट बेल्ट लगाई, फिर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, बाबा हैंडसम है या जलाल चाचू? मुस्तफ़ा कुछ पल अपने छोटे गाल पर ऊंगली रखकर सोचता रहा, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, बाबा जाने। ये जवाब सुनकर अरमान का दिल खुशी और सुकून से भर गया। वह झुककर मुस्तफ़ा को चूमते हुए स्टीयरिंग थाम चुका था। रात की खामोशी में गाड़ी के अंदर बाप बेटे की हंसी और बातचीत गूंज रही थी, मगर अरमान के दिल में कहीं पत्नी की याद अधूरे जख्म की तरह तड़प रही थी। रेस्टोरेंट का माहौल हमेशा की तरह व्यस्त और शोर से भरा हुआ था। कहीं प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी, तो कहीं ग्राहकों की बातें और हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। रोशनियां हल्की मगर खुशनुमा थीं। दीवारों पर लगे लैंप और मेज़ों पर रखे छोटे छोटे फानूस वातावरण को आकर्षक बना रहे थे। फर्श पर धीमी सी संगीत भी बह रही थी। हरीम ने बुर्खा उतारते ही स्टाफ रूम के लॉकर में रखा और अपनी ड्यूटी के मुताबिक तुरंत काम में लग गई। हाथों में ट्रे थामे वह कभी किसी मेज से झूठे बर्तन उठाती और कभी किसी ग्राहक को पानी का जग भरती। माथे पर पसीने की हल्की झलक और थकान के बावजूद चेहरे पर एक मजबूत गंभीरता साफ झलक रही थी। तभी उसके पास एक वेट्रेस लड़की आई, आंखों में कौतूहल और होंठों पर हल्की मुस्कान लिए बोली, हरीम, बाहर आपके फियांसे आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही हरीम के हाथ एक पल को रुक गए। उसने अपने आप को संभालते हुए मुट्ठियां भींची और बुदबुदाईं, इस आदमी को चैन नहीं है। वो दिन दूर नहीं असगर अहमद, जब मैं तुमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ दूंगी। गुस्से से होंठ काटती हुई वह तेज कदमों से स्टाफ रूम की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने असगर अहमद आराम से कुर्सी पर बैठा था। उसे देखते ही वह खड़ा हो गया। हरीम बिना समय गंवाए सख्त लहजे में बोली, यहाँ क्यों आए हो? असगर गंभीर मगर दबे हुए गुस्से में बोला, तुमसे बात करनी थी हरीम। ये सब कब तक चलेगा? तुम मेरी होने वाली बीवी हो और यहाँ वेट्रेस बनी हुई हो। मेरी इज्जत को इस तरह मिट्टी में नहीं मिला सकती। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और आगे बोला, मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर नादानी बर्दाश्त करता रहूं। अभी फौरन कपड़े बदलकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस नौकरी की इजाज़त नहीं दूंगा। हरीम ने उसकी आंखों में सीधी नज़र डालकर सख्ती से कहा, तुम कौन होते हो मुझे इजाज़त देने या न देने वाले? ये मेरा निजी मामला है। अभी तुम मेरे पति नहीं बने हो जो मुझ पर हुक्म चलाओ। सिर्फ एक बेनाम अंगूठी का बोझ है ये रिश्ता। अगर मैंने उतार दी तो उसी वक़्त ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वह रुकी और फिर और भी तल्ख होकर बोली, मेरे घर का चूल्हा तुम नहीं जलाते, उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं वेट्रेस बनूं या चपरासी, ये मेरा मसला है, तुम इसमें दखल मत दो। असगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह झटके से आगे बढ़ा और उसका बांह कसकर पकड़ लिया। आंखों में जलन और लबों पर जहरीला लहजा ले बोला, बहुत अकड़ है तुम में। एक बार मेरे बिस्तर की जीनत बन जाओ, सारी अकड़ निकल जाएगी। तुम मुझे जानती नहीं हो हरीम। हरीम ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। आंखों में बिजली सी चमक रही थी। मजबूत आवाज में बोली, अपनी हद में रहो असगर अहमद। तुम मुझे नहीं जानते। मैं लड़की जरूर हूं मगर कमजोर नहीं। मेरे बाप ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि तुम जैसे दर्जनों को जमीन पर गिरा दूं। अगर दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो अभी अपने स्टाफ को बुलाकर तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज करा दूंगी। वह पल भर को रुकी और उंगली उसकी तरफ उठाकर बोली, अब फौरन यहां से निकल जाओ। असगर ने दांत भींचकर उंगली दिखाते हुए गुर्राकर कहा, याद रखना हरीम, तुम्हारा इंतजाम जल्द ही करूंगा। हरीम ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी की और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो ये सगाई अब ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगी। बाहर निकलकर उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी ट्रे थामी। आंखों में नमी और दिल में तूफान था, लेकिन होंठों पर एक कृत्रिम गंभीरता। ग्राहकों के बीच घूमते हुए वह जानती थी कि जिंदगी की ये जंग अभी और सख्त है और उसे हर कीमत पर अकेले ही लड़नी है। रेस्टोरेंट के एक कोने में बनी खास मेज पर भीड़ कम थी। आसपास गहरी रोशनी में डूबी हल्की संगीत बज रही थी, मगर उस मेज पर बैठे अरमान शाह के लिए सब कुछ बोझिल हो चुका था। वह अपने 2 साल के बेटे मुस्तफ़ा को गोद में लिए बेचैन बैठा था।
मुस्तफ़ा का छोटा सा गोल मटोल चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वह दोनों हाथ झटक झटक कर बुरी तरह रो रहा था। अरमान बेबसी और झुंझलाहट के बीच बोला, क्या हो गया है मुस्तफ़ा? गाड़ी में तो तुम खिलखिला रहे थे, इधर आते ही तुम्हारा बाजा क्यों बज गया? अरे मेरी जान, चुप हो जाओ। बताओ बाबा को, दर्द है कहीं, तकलीफ है? मगर बच्चे की हिचकियों और तेज रुलाई ने उसकी आवाज़ को डुबो दिया और वह उसकी बाहों से फिसलता जा रहा था। अरमान का सब्र जवाब देने लगा था। उसने गहरी सांस लेकर बेटे को सीने से लगाया, लेकिन नाकामी ने उसके चेहरे पर झुंझलाहट फैला दी थी। उसी पल हरीम ने दूर से यह मंजर देखा। वह ट्रे हाथ में उठाई जा रही थी, लेकिन बच्चे की जोर से बिलखने की आवाज़ ने उसे रोक दिया। जैसे ही नज़र पड़ी तो उसका दिल मोम सा हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और नरम आवाज में बोली, क्या हुआ मेरे छोटे से शहजादे को? आओ, मेरे पास आओ। उसने हाथ आगे बढ़ाया और हैरानी की बात यह कि मुस्तफ़ा लपक कर उसकी गोद में चला गया। जाते ही उसने अपना छोटा सा सिर हरीम के कंधे पर रख दिया और रोने के बजाय बस सिसकियां लेने लगा। हरीम ने उसे प्यार से थपथपाया और गाल सहलाते हुए बोली, बस बस, चुप हो जाओ। गुड्डे को किसने तंग किया है? मैं आ गई हूं ना, अब रोना नहीं। उसके लहजे की मिठास और स्पर्श की नरमी ने मुस्तफ़ा को कुछ ही पलों में सुकून दे दिया। मुस्तफ़ा ने नम आंखों से ऊपर देखा, जैसे पहचान रहा हो कि यही वो बाहें हैं जो चैन देती हैं। फिर अचानक उसने अपने नन्हे होंठ उसके गाल पर रखे और खिलखिलाकर हंस दिया। यह मंजर देखकर अरमान के होंठों पर मुस्कान आई। वह धीरे से बड़बड़ाया, ठरकी साला। लड़की देखकर बाप को भी 2 मिनट में भूल गया। वह पिछले 20 मिनट से नाकाम कोशिशों में लगा हुआ था और अब थक चुका था। बीवी की अचानक मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, मगर बेटे की ये मासूम हरकतें उसे और ज्यादा तन्हा कर देती थीं। हरीम अब बच्चे के साथ मग्न थी, उसके बाल संवार रही थी, कभी नाक सहला रही थी। शायद असगर अहमद से हुई तलखी का बोझ वह भी भूलना चाहती थी। अरमान उसे खामोशी से देखता रहा। वह बेशक परकर्षक थी, लेकिन वेट्रेस के लिबास में उसे देखकर उसने तुरंत नज़र हटा ली। जहन के पर्दों पर कुछ लहराया था, मगर वह उस वक़्त को याद नहीं करना चाहता था। कुछ ठहराव के बाद वह झुककर बोला, मिस, मुझे आपसे बात करनी है। न जाने क्यों उसे पहली बार किसी से बात करते हुए झिझक हो रही थी, मगर वह उसे देखते हुए बोला, मैं आपको 2 लाख तनख्वाह दूंगा। प्लीज़ आप मेरे बेटे की आया बन जाइए। मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी किसी से दरख्वास्त नहीं की, लेकिन आप पहली हैं जिनके सामने झुक रहा हूँ। मेरी बीवी की अचानक मौत हो गई है, मैं अकेला सब नहीं संभाल पा रहा। वह संजीदगी और बेबसी के बीच झूल रहा था। यहाँ आपको मुश्किल से 8 से 10 हज़ार मिलते होंगे। मैं आपको डबल ट्रिपल सब देने को तैयार हूँ, सिर्फ मेरे बेटे की खातिर। हरीम ने एक पल को चौंक कर उसे देखा। उसके लहजे में घमंड नहीं बल्कि खालिस बेबसी थी। फिर भी उसने गहरी सांस ली और मजबूत आवाज में बोली, सॉरी, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मेरे मंगेतर इजाजत नहीं देंगे। ये कहते ही उसने बड़े सुकून से मुस्तफ़ा को कुर्सी पर बिठाया। उसके गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, बेटा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, फिर आप मेरे साथ खेलना, ठीक है? मुस्तफ़ा ने फरमानबरदार बच्चे की तरह सिर हिलाया और हंसते हुए कुर्सी पर टिक गया। अरमान ने इस मंजर को देखते हुए मुंह बनाया, जैसे दिल ही दिल में कह रहा हो कि किस्मत ने एक और मौका उसके हाथ से छीन लिया है। रेस्तरां की रंगीन रोशनियों में उसकी तन्हाई और ज्यादा उभर आई थी। वक्त की रफ्तार न कभी थमी है, न कभी थम पाएगी। रात का 1:30 बज चुका था। रेस्तरां की रंगीन बत्तियां अब मद्धम हो गई थीं। आसपास का शोर भी थम चुका था। सुनसान पार्किंग एरिया में सिर्फ कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। अरमान शाह ने बड़ी एहतियात से मुस्तफ़ा को अपनी गोद में उठाया हुआ था। बच्चा गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसके नन्हे होंठ हल्की सी सांसों के साथ हिल रहे थे। अरमान हर कदम बहुत नरमी से रख रहा था ताकि बेटा जाग न जाए। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला, मुस्तफ़ा को पिछली सीट पर लिटाया और हल्के हाथ से कंबल ओढ़ा दिया। फिर गाड़ी को लॉक करके खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी उसने चाबी घुमाई ही थी कि उसकी नज़र सामने पड़ी। रोशनी के घेरे में वही लड़की आ रही थी, हरीम, जिसने कुछ घंटे पहले मुस्तफ़ा को अपने स्पर्श और लहजे से चुप करा दिया था। अरमान ने बेख्तियार गौर से देखा, मगर उसी पल एक और मंजर ने उसे चौंका दिया। एक लड़का, जो कुछ देर से एक गाड़ी के पीछे छुपा खड़ा था, तेजी से बढ़ा और हरीम का बाजू पकड़ लिया।
क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़ो मेरा। गाड़ी के अंदर आवाज नहीं आ रही थी लेकिन नजर साफ आ रही थी। हरीम गुस्से से बोली, वरना कसम खुदा की मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। यहाँ क्यों आए हो जब मैंने कह दिया कि। उसके जुमले अधूरे रह गए। जलाल जबरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए सख्त लहजे में बोला, जुबान को लगाम दो हरीम। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, तुम्हारा होने वाला शौहर। ज्यादा अकड़ दिखाई तो ऐसा तमाशा करूंगा कि संभाल नहीं पाओगी। आज तुम्हें मैं तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। लेकिन उसी वक़्त असगर को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह पलटा तो सामने अरमान खड़ा था। असगर अभी कुछ कहता, उससे पहले ही अरमान के हाथों के 2 जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़े। बगैरत, तुम जैसे मर्दों की वजह से ही औरतें महफूज नहीं होतीं। अरमान की आवाज़ गुस्से से गूंज रही थी। लेकिन सुन लो, ये लड़की अकेली नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाला हर शख्स पहले मुझसे गुजरेगा। हरी ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। असगर के होश उड़ गए थे। सामने खड़ा शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि उसका बॉस था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर सफाई दी, सर आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी फियांसे है। मैं तो बस बात कर रहा था, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था। हरीम ने तेज लहजे में बात काट दी, फियांसे है मगर दरिंदा भी है। मैं ऐसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, अभी और इसी वक्त सब कुछ खत्म। अरमान ने उसकी बात की तायद में गुस्से से असगर को घूरा। वो जान बचाकर वहां से भाग निकला। कुछ पल सन्नाटा रहा। हरीम हल्की हाँफती हुई अपनी कलाई सहला रही थी जहां असगर की सख्त पकड़ के निशान उभर आए थे। अरमान उसके करीब आकर नरम लहजे में बोला, मोहतरमा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस वक्त रात का 1:30 बजा है, अकेले जाना महफूज नहीं है। हरीम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर ठंडे लहजे में बोली, नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरमान गंभीरता से बोला, जिद मत कीजिए, ये शख्स दोबारा लौटने में देर नहीं लगाएगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी हिफाजत को तरजीह दें, आइए मैं छोड़ देता हूं। कुछ सेकंड तक हरीम खामोश खड़ी रही। उसके दिल में झिझक जरूर थी लेकिन आंखों में थकान और खौफ का साया भी साफ झलक रहा था। आखिरकार उसने आहिस्ता से सिर हिलाया। अरमान ने आगे बढ़कर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। मुस्तफ़ा अब भी सुकून से सो रहा था। हरीम ने एक नज़र बच्चे पर डाली और न चाहते हुए भी कदम बढ़ा दिए। दोनों चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़े। सुनसान पार्किंग में उनके कदमों की आहट गूंजी और अंधेरी रात में एक अनजाना सा भरोसा उनके बीच कायम हो गया। गाड़ी रात के सूने रास्तों पर दौड़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी सड़कों के किनारे झाड़ियों और पेड़ों के साए को बार बार साफ कर रही थी। अंदर पूरी खामोशी थी, सिर्फ इंजन की हल्की गुनगुनाहट और बाहर से आती ठंडी हवा की सरसराहट। पिछली सीट पर मुस्तफ़ा चैन से सो रहा था जबकि हरीम उसे अपनी गोद में थामे बैठी थी। उसका चेहरा थकान और सोचों के बोझ से झुका हुआ था। अरमान शाह ने रियर व्यू मिरर में नज़र डाली और साफ लहजे में बोला, आपने अंदर कहा था कि आपके मंगेतर आपको आया बनने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन सच बताइए, क्या आपको लगता है कि आप ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार पाएंगी जो इंसान नहीं, दरिंदा है? हरीम कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, पता नहीं, बस जो होगा देखा जाएगा। अरमान ने सर झटकते हुए, आह भरी नौकरी करना कोई गुनाह नहीं होता। आप वेट्रेस हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप मेहनत की कमाई करती हैं, कोठे पर तो नहीं बैठती। वह साफगोई से बोला। हरीम ने चौंक कर झटके से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरत की मिलीजुली झलक थी। वह कुछ सख्त जवाब देती उससे पहले अरमान ने कहा, अंदर मैंने आपको आया बनने की ऑफर दी थी, लेकिन अब सोच रहा हूं कि एक और रास्ता है। मैं आपको निकाह की ऑफर करता हूं। वह सादे लहजे में अपनी बात रख रहा था। गाड़ी का माहौल अचानक भारी हो गया। हरीम सख्त लहजे में बोली, क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हैं? वह पुरसुकून अंदाज में बोला, मतलब ये कि हम आम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहेंगे। आप मेरे पास नौकरी करेंगी, लेकिन मेरे साथ निकाह करके। ये निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर मेरा बेटा आपसे मानूस हो गया और फिर आप अचानक छोड़कर चली गईं, तो मेरा क्या होगा? इसलिए शर्त यह है कि 5 साल तक आप कहीं नहीं जाएंगी। 5 साल बाद मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा और हालात को समझ लेगा। उस वक्त आप आज़ाद होंगी। हरीम कुछ पल रुकी, फिर ठंडे लहजे में बोली, मैं तो पहले ही आपको मना कर चुकी हूं। अरमान फौरन बोला, हाँ, लेकिन उस वक्त आपने वजह अपने मंगेतर को बताया था कि वे इजाज़त नहीं देंगे। मगर आपने खुद देख लिया कि वो आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। ऐसे शख्स को छोड़ देना ही बेहतर है। हरीम ने नज़रें झुका लीं।
उसके दिल में असगर का रवैया गूंजने लगा। उसकी सख्ती और बदजुबानी याद आ गई। अरमान ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और ड्राइविंग करते हुए हाथ बढ़ाकर बोला, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये नंबर सिर्फ मेरे बहुत करीबी लोगों के पास है। आप चाहें तो इस पर मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन सोच लीजिए, आपको पैसों की ज़रूरत है। मैं आपको 5 लाख एडवांस दूंगा और हर महीने 2 लाख रुपए तनख्वाह अलग। बाकी फैसला आपके हाथ में है। हरीम ने कार्ड लिया मगर कुछ कहे बिना उसे अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आ गया था। फिर असगर के शब्द गूंजे। वह पल भर के लिए गहरी सोच में डूब गई थी। अरमान ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, खैर, अब मुझे बताइए, किस तरफ जाना है? वह चौंकी, जैसे नींद से जागी हो। धीरे से बोली, सीधे जाइए, फिर अगले सिग्नल से बाएं मुड़िए। गाड़ी फिर से चल पड़ी, मगर इस सफ़र के साथ ही दोनों के दिलों में नए सवाल और उलझनें जन्म ले चुकी थीं। हरीम अब भी सोचों में गुम थी और अरमान बार बार शीशे से उसके झुके चेहरे को देख रहा था। रात की खामोशी दोनों के बीच एक अनजाने समझौते की दस्तक दे रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आभा के साथ निकला था। दोपहर की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरा आधे अंधेरे में डूबा था। हरीम चुपचाप पलंग के किनारे बैठी थी, हाथों में सिर थामे, सोचों में डूबी हुई। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे साफ झलक रहे थे, जैसे कई दिनों से नींद ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसी वक़्त दरवाजे की हल्की चरमराहट हुई और मदीहा बेगम अंदर आईं। उनके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से हरीम के पास आकर बैठ गईं। हरीम, उनकी आवाज़ भारी थी, तुम्हारे ससुराल से अभी फ़ोन आया था। हरीम ने एक पल को नज़र उठाई, फिर तुरंत सिर झुका लिया। होंठों पर हल्की कपकपी आई मगर वह चुप रही। मदीहा बेगम ने आगे कहा, क्या तुमने असगर से बदतमीज़ी की है? क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? हरीम ऊबे हुए लहजे में बोली, अम्मा प्लीज़, मैं इस विषय पर अभी बात नहीं करना चाहती। अगर आपको यही बात करनी है तो आप चली जाइए, मुझे थोड़ा आराम करना है। रात को वैसे भी रेस्टोरेंट जाना है। मदीहा बेगम ने गहरी सांस भरी और पलंग के पाए को थपथपाते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाओगे। बेहतर यही है कि अभी अलग हो जाओ, आगे जाकर हालात और बिगड़ेंगे। फिर कुछ देर रुककर धीमे स्वर में बोली, असल में मैं तुम्हें एक और बात बताने आई थी। मकान मालिक ने आज आखिरी अल्टीमेटम दिया है। कह रहा है 3 महीने का किराया हमने नहीं दिया तो अब घर खाली करना होगा। और बिजली वाले भी आज ही आखिरी तारीख देकर गए हैं। कह गए हैं अगर बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली और गैस दोनों काट देंगे। कमेटी वाली भी रोज दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। हरीम ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया, जैसे बोझ और बढ़ गया हो। वह धीमी आवाज में बोली, अम्मा, मैं इन सब चीज़ों से वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ऊपर से यह असगर, वह रेस्टोरेंट तक पहुँच गया था मुझे तंग करने। वहीं सब बिगड़ गया। मदीहा बेगम फिक्र से बोली, तो अब क्या करोगी? कोई हल सोचा है? हरीम कुछ देर चुप रही, जैसे हिम्मत जुटा रही हो। फिर धीरे से बोली, अच्छा अम्मा, मैं एक बात सोच रही थी। मदीहा बेगम तुरंत चौंक कर बोली, हाँ कहो, क्या बात है? कुछ पल हरीम के होंठ बंद रहे, फिर नजरें उठाकर बोली, दरअसल मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है। मदीहा बेगम हैरानी से बोली, क्या मतलब? कौन सा लड़का? तुम्हारी तो असगर के साथ सगाई है। हरीम मजबूत स्वर में बोली, अम्मा, असगर से मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी और उसकी कभी नहीं बनेगी। हम दोनों बिल्कुल अलग सोच के हैं। वह सतही सोच का आदमी है। उसके साथ रहना मेरे लिए नामुमकिन है। मदीहा बेगम बेचैनी से हाथ मलते हुए बोली, तो फिर कौन है? हरीम झिझकते हुए बोली, वह बहुत अच्छा है, अमीर है, समझदार है, गाड़ी है, इज्जत है। लेकिन एक समस्या है। मदीहा बेगम की आंखों में जिज्ञासा उभरी, क्या समस्या? हरीम धीरे से बोली, उसका 1-2 साल का बेटा है, बहुत मासूम सा। उसकी पत्नी का निधन हो गया है। वह बेटे को संभालने में बहुत परेशान रहता है और मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे निकाह कर लूँ और वह भी यही चाहता है। मदीहा बेगम हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोली, क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हरीम जल्दी से बोली, अम्मी, आप मेरी पूरी बात सुनिए। वह निकाह के बदले हमें घर देगा, महीने के 2 लाख रुपए देगा और अभी 5 लाख भी देगा। सोचिए कितना फ़ायदा है, हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी।
मदीहा बेगम चिल्ला पड़ी। ये शादी नहीं है, ये तो सौदा है। पागल हो गई हो क्या? हरीम मजबूत लहजे में बोली। ये सौदा नहीं है अम्मा, ये एक समझौता है। हमारी दोनों की जिंदगियां बदल सकती हैं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं आज ही उन्हें फ़ोन करके हाँ कह दूंगी। आपको सिर्फ इत्ला दे रही हूँ, आप अपना मन बना लीजिए। मदीहा बेगम की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ देर तक कुछ बोल नहीं सकीं, फिर गुस्से में उठीं और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। जाते जाते बस इतना बोलीं, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना हरीम। वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गईं और हरीम पलंग पर बैठी शून्य में देखती रही, गहरी सोचों में डूबी हुई। लेकिन फैसला हो चुका था। वह परेशानियों में इतनी घिर चुकी थी कि यह फैसला उसे सही लग रहा था। 2 दिन बाद निकाह सादगी से हुआ और वह रुखसत होकर शाहविला चली गई। कमरा खुशबुओं और हल्की रोशनी से महका हुआ था। छत पर लटके हल्के झूमर की किरणें दीवारों पर ख्वाबनाक अक्स डाल रही थीं। हरीम खिड़की के पास खड़ी थी, दुल्हन का जोड़ा पहने मगर दिल में अजीब सा बोझ लिए। आंखों में नमी की परछाइयां छिपी थीं कि अचानक दरवाजे की चरमराहट हुई। अरमान शाह आहिस्ता कदमों से अंदर आया, गोद में मुस्तफ़ा को संभाले हुए। उसने एक नज़र सामने खड़ी दुल्हन पर डाली, फिर धीरे धीरे उसके करीब आया। हरीम ने उसकी आहट पाते ही जल्दी से अपनी आंखों की नमी पोंछ डाली। अरमान शाह नरम लहजे में बोला, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? वह उसकी ओर मुड़ते हुए धीमे स्वर में बोली, ठीक हूँ, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, जब 5 साल बाद हम अलग हो जाएंगे, जब हर महीने मुझे तनख्वाह मिलेगी, तो फिर ये सब सजावट, ये सब रस्में किस लिए? हम कोई असली पति पत्नी तो नहीं है ना? वह उलझन भरे अंदाज में बोली। अरमान ने उसकी आंखों में झांका और गहरी संजीदगी से बोला, ये सब रस्में हों या ना हों, मगर तुम मेरी बीवी हो। निकाह हो चुका है और एक मर्द होने के नाते मेरा भी हक है कि मैं अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम करूं। निकाहनामा कहीं ये शर्त दर्ज नहीं करता कि हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। हरीम ने हैरान निगाहों से उसकी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते अरमान शाह। आपने गाड़ी में कहा था कि हम आम पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। वह एक कदम और आगे बढ़ा, मुस्तफ़ा को देखते हुए मुस्कुराया और आहिस्ता से उसकी कमर थामकर बोला, हम आम पति पत्नी की तरह हरगिज नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आम हैं ही नहीं। तुम अरमान शाह की बीवी हो और अरमान शाह कभी आम नहीं हो सकता। हरीम घबराकर बोली, मुझे छोड़िए, मुस्तफ़ा परेशान हो जाएगा। अरमान ने मुस्तफ़ा की ओर देखा जो नींद में झूल रहा था। वह नरमी से बोला, वह परेशान नहीं है बल्कि खुश है कि अपने माँ बाप को यूं करीब देख रहा है। ये कहते ही उसने बेटे को थपक कर सुला दिया। फिर वह दोबारा हरीम की ओर मुतवज्जिह हुआ। एक लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा के पास एक साथी हो, और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हरीम कांपती आवाज में बोली, ये ठीक नहीं है, बदतमीजी मत कीजिए। अरमान के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वह धीरे धीरे झुका और बोला, यह बदतमीजी नहीं है, ये मेरा हक है। मोहब्बत न सही मगर तुम मेरी बीवी हो, निकाह हमारा रिश्ता है। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर आहिस्ता से उसके करीब आया। हरीम की सांसें उलझने लगीं। उसने आंखें बंद कर लीं, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। अरमान ने बड़े वक़ार और नरमी से अपने होठों की हल्की छाप उसके रुखसार पर छोड़ी। यह लम्स अजनबी मगर पुरसुकून था। हरीम हल्का सा कांपकर बोली, बराए करम, मुझे जाने दीजिए। अरमान ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसकी आंखों में झांका और नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अभी नहीं, क्योंकि यह लम्हा मेरा भी है और तुम्हारा भी। ये कहते ही वह उस पर झुक गया। कमरे की खामोश फिजा में सिर्फ धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। बाहर से आती हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। अरमान ने धीरे धीरे अपनी करीबी की शिद्दत को लफ्ज़ों के बजाय लम्स में बदलना शुरू किया। उसने नरमी से उसके माथे पर झुककर फिर रुखसार पर अपने जज्बात उतारे। उसका हर स्पर्श उसकी झिझक को कम कर रहा था और एक अनजानी सरशारी को जन्म दे रहा था। हरीम की आंखों से एक आंसू ढलका, मगर यह कमजोरी का नहीं बल्कि कबूलियत का था। उसने आहिस्ता से अपनी पलकों को झुका लिया, जैसे खामोशी से हाँ कर दी हो। अरमान ने उसके हाथों को थामकर अपने सीने से लगाया और सरगोशी में बोला, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं हूं, हमेशा के लिए। कमरा अब सन्नाटे का नहीं बल्कि एक नए अहद की गवाही दे रहा था।
एक हफ्ते बाद दोपहर का वक़्त था। लॉन में हल्की हवा चल रही थी। हरी घास पर मुस्तफ़ा खिलखिलाकर खेल रहा था। कभी अपनी माँ की चादर खींचता तो कभी छोटी गेंद उछालकर दौड़ने लगता। हरीम ज़मीन पर बैठी उसके नन्हे हाथ थामे मुस्कुराते हुए उसे खेलने में मदद दे रही थी। मंजर पुरसुकून था, मगर अचानक दाईं तरफ हल्की आहट ने उसे चौंका दिया। उसने पलटकर देखा तो सामने जलाल सिकंदर खड़ा था। वह फौरन सीधी होकर खड़ी हो गई। निकाह के वक्त अरमान ने उसकी छोटी सी मुलाकात जलाल से करवाई थी, इसलिए वह उसे पहचान गई थी। जलाल मुस्कुराकर करीब आया और झुककर मुस्तफ़ा के रुखसार पर प्यार किया। बच्चे ने अपनी मासूम आंखों से उसे देखा और फिर अपनी गेंद के पीछे दौड़ पड़ा। जलील नरमी से बोला, कैसी हैं आप? हरीम ने हल्की सी गर्दन हिलाई और विनम्र स्वर में कहा, जी, मैं ठीक हूं। अरमान ऑफिस में हैं, अभी वापस नहीं आए। जलील के चेहरे पर एक गंभीर भाव उभरा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आज अरमान से नहीं, आपसे ही बात करनी है। हरीम थोड़ी चौंकी, कुछ पल ठहरी, फिर मुस्तफ़ा को गोद में लेकर घास पर बैठ गई। जलील भी पास की कुर्सी पर बैठ गया और सीधी आवाज में बोला, असल में बात अरमान के बारे में है। हरीम कुछ कहने ही वाली थी कि वह आगे बोल उठा, मैं और अरमान बचपन के दोस्त हैं, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए एक शिकवा है। उसकी पत्नी के निधन पर मैं नहीं आया था। मैंने उसे झूठ कहा कि मैं शहर में नहीं हूं, जबकि सच ये था कि मैं अपने कमरे में बंद पड़ा रहा। हरीम चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में हल्की हैरानी उभरी। जलील की निगाहें झुक गईं, आवाज भारी हो गई। असल में नूर को मुझसे प्यार हो गया था। ये सुनते ही हरीम चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। वह सीधी बैठ गई और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। जलील ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अरमान की पहली पत्नी। उसने एक दिन मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे लिए अरमान की दोस्ती सबसे बड़ी थी। मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता था। मेरा इनकार नूर को इतना चुभा कि उसने अपनी जान ले ली। हरीम के होंठों से गहरी सांस निकली। वह गुमसुम उसकी बातें सुनती रही। जलील ने नजरें उठाईं, आंखों में ग्लानि और दर्द था। मैं चाहता हूं कि यह सच अरमान को बता दूं, मगर मुझ में हिम्मत नहीं है। वह पहले ही टूटा हुआ है। नूर और अरमान की सोचें अलग थीं। नूर आज़ाद ख्याली चाहती थी, अरमान एक घर का आदमी था जो अपनी पत्नी को चार दीवारी में सुरक्षित रखना चाहता था। इसी फर्क ने उनके बीच दूरियां पैदा की। हरीम चुपचाप उसके बदलते चेहरे को देखती रही। जलील ने गहरी सांस लेकर सीधी नज़र से कहा, यह सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अरमान को समय दें। वह अंदर से अकेला है। अगर उसे सिर्फ आया चाहिए होती तो किसी को भी रख लेता, लेकिन उसने आपको चुना है। इसका मतलब है कि उसने आप में कोई उम्मीद देखी है। उसे मुरझाने मत दीजिए। उसके पास न माँ है, न बाप, न भाई बहन। आपके और मुस्तफ़ा के अलावा उसका कोई नहीं। बाहर से जितना सख्त दिखे, असल में वह टूटा हुआ इंसान है। लॉन में कुछ पल खामोशी छा गई। हवा की हल्की लहर पर्दों को छूकर गुजर रही थी और मुस्तफ़ा अपनी गेंद के पीछे हंसता खेलता रहा। हरीम के दिल पर जलील की बातें दस्तक देने लगीं। रात की स्याही चारों ओर फैल चुकी थी। कमरे की हल्की पीली रोशनी दीवारों पर साये बना रही थी। पर्दे आधे खुले थे और रात की ठंडक भीतर उतर रही थी। हरीम सोफे पर बैठी थी, गोद में मुस्तफ़ा को झुला रही थी ताकि वह नींद में डूब जाए। तभी अरमान अंदर आया और सबसे पहले उसकी नज़र इसी दृश्य पर पड़ी। माँ की गोद में महफूज सोया बच्चा और एक औरत जो अपने स्पर्श से उसे सुकून दे रही थी। वह चुपचाप पास आकर सोफे पर बैठ गया। हरीम ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और फिर बच्चे को सुलाने में ध्यान लगाने लगी। कुछ ही देर में मुस्तफ़ा की पलकें बंद हो गईं और सांसें बराबर हो गईं। हरीम ने नरमी से उसे बिस्तर पर लिटाया, कंबल ठीक किया और वापस आकर अरमान के सामने बैठ गई। दोनों के बीच कुछ क्षण खामोशी रही, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हरीम ने झिझकते हुए कहा, मुझे आपसे बात करनी थी। अरमान ने मोबाइल हाथ में लिया ही था कि उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया। हाँ, कहो, क्या हुआ? उसने गहरी नज़र से देखा। हरीम कुछ पल चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो, फिर धीरे से बोली, इरादा तो नहीं था बताने का, लेकिन सोचा अगर छिपाऊंगी तो रिश्ते में खियानत होगी। आज आपके दोस्त जलील साहब आए थे। उन्होंने नूर बीबी के बारे में कुछ बताया। उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। उन्होंने आत्महत्या
अरमान ने तेजी से बीच में टोका। मुझे सब पता है हरीम, बेहतर होगा तुम अपने शब्द झया मत करो। उसकी आंखों में गहरी थकान और उदासी झलक गई। नूर जलील को चाहती थी और उसने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया, मुस्तफ़ा और मेरा ख्याल किए बिना। वह सांस लेकर रुका। लेकिन वह मेरी पत्नी थी, मुझे अजीज थी। उसकी कमी हमेशा मेरे दिल में रहेगी। हरीम चुपचाप सुनती रही। अरमान की आवाज़ कुछ पल को टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब वह इस दुनिया में नहीं है। रही तुम्हारी बात, तो तुम मेरी बीवी हो, मेरे बेटे की माँ और मेरी हमसफ़र। मानता हूँ निकाह का तरीका गलत था, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर हुआ, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हारे साथ हमेशा सच्चा रहूंगा। हरीम ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर आपको मुझसे निकाह करना ही था तो सीधे तरीके से क्यों नहीं किया? सच बोलकर भी तो कर सकते थे। फिर ये झूठ क्यों? वैसे क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? अरमान कुछ पल चुप रहा, फिर नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें सच में पहले देखा था, एक रेस्टोरेंट में, जहां तुम बच्चों को बहुत प्यार से संभाल रही थीं। नूर का इंतकाल हुए बस 1 हफ्ता हुआ था। न जाने क्यों उस पल मुझे तो मैं मुस्तफ़ा की माँ दिखाई दी थी, लेकिन मैंने उस एहसास को दबा दिया और आगे बढ़ गया। वह ठहरा और फिर हरीम की ओर देखा। लेकिन जब तुमने मेरे मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लेकर प्यार से चुप कराया, तभी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा। कमरे में गहरी संजीदगी छा गई थी। अरमान की आंखों में नमी और अटूट इरादा झलक रहा था। मुझे अपनी फैमिली प्यारी है, मगर कभी बना नहीं सका। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। अब फैसला किया है कि अपनी फैमिली को बचाऊंगा, समय दूंगा और प्यार करूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? यह कहते हुए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। हरीम के दिल में हिचकिचाहट थी। जलील की बातें याद आईं, मगर अरमान की आंखों में सच्चाई और नरमी देख उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे से अपनी हथेली उसके हाथ पर रख दी। अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और कमरे का माहौल पहली बार सुकून भरा लगा। यह पल शायद नई शुरुआत की पहली सीढ़ी था। 2 साल बाद घर के लॉन में शाम की नरम हवा बह रही थी। पेड़ों की शाखों से छनकर रोशनी जमीन पर बिखर रही थी। हरीम हाथ में खाने की प्लेट लिए धीरे धीरे भाग रही थी। उसका सांस फूल रहा था और वह पेट पर हाथ रखकर रुक रुक जाती थी, मगर मुस्तफ़ा के पीछे हंसते हुए आवाज़ लगाती चली आ रही थी। अरे मुस्तफ़ा, माँ का थोड़ा तो ख्याल करो। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ खाओगे नहीं तो मुझे चैन कैसे आएगा? वह हाँफते हुए पुकार रही थी। मुस्तफ़ा खिलखिलाकर हंसा, दौड़ते हुए पलटा और बोला, अगर खाना खिलाना है तो पकड़ कर दिखाओ मामा। उसकी मासूम शरारत पर हरीम के होठों पर मुस्कान बिखर गई। मेरे लाल, रुक जाओ। आज आने दो तुम्हारे बाबा को, सारी शिकायतें लगा दूंगी। वह प्लेट पकड़े हाथ जोड़कर उसे रोकने लगी। मुस्तफ़ा ने ठहाका लगाया, मुझे सब पता है। आप चाहे जितना डरा लें, बाबा से कभी मेरी शिकायत नहीं करती, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये सुनते ही हरीम जमीन पर बैठ गई, पेट पर हाथ रखकर सांस दुरुस्त करने लगी। उसकी आंखों में थकान थी, मगर होंठों पर ममता भरी मुस्कान। मामा के राजकुमार, प्लीज आ जाओ। मामा थक चुकी हैं, अब दौड़ा नहीं जा रहा। तबीयत भी ठीक नहीं है ना, लाडले? मुस्तफ़ा ने जैसे ही माँ को बैठा देखा, तुरंत दौड़कर आया और दोनों नन्हे हाथों से उसका चेहरा थामकर बोला, मामा, तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा को फ़ोन करूं? आप ठीक है ना? हरीम ने तुरंत उसे बाहों में भर लिया। मामा बिल्कुल ठीक है, बस मेरा लाल कुछ खा नहीं रहा, उसी से चैन नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा ने शरारती गंभीरता से उसके हाथ पर किस किया और बोला, अच्छा ठीक है, मुझे खिला दीजिए। उसी समय सीढ़ियों से कदमों की आहट आई। अरमान नीचे उतर रहा था। उसने दोनों को उस हाल में देखा, माँ बेटा एक दूसरे में मग्न, प्लेट हाथ में और बच्चे की मासूम जिद। उसके चेहरे पर अनायास नरमी उतर आई। वह पास आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या राजो न्याज चल रहा है माँ बेटे में? उसने हंसते हुए सवाल किया। मुस्तफ़ा ने पिता की ओर देखा और खिलखिलाकर बोला, बाबा, मामा मुझे खाना खिला रही थीं और मैं भाग रहा था, लेकिन अब मेरी मामा थक गई हैं तो मैं उनके पास बैठ गया हूँ। अरमान ने आगे बढ़कर हरीम के सर पर प्यार किया और नरम स्वर में पूछा, कैसी तबीयत है मेरी राजकुमारी की? अगर ठीक नहीं है तो तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। हरीम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा लाडला मेरा इतना ध्यान रखता है ना, बस उसी से हिम्मत मिल जाती है। तभी मुस्तफ़ा ने प्लेट से निवाला उठाया और मुंह में डाल लिया। अब मामा खुश? उसने मासूमियत से पूछा। हरीम के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने बच्चे को सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं जैसे दिल की हर तमन्ना पूरी हो गई हो। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा खिलखिलाता हुआ तितलियों के पीछे भाग गया। अरमान ने आगे बढ़कर हरीम को संभालते हुए सोफे पर बैठाया, खुद उसके पास बैठकर हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है, हरीम, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी थी, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना एक नेमत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि टूटने के बाद फिर से जीने का हौसला मिलेगा। लेकिन तुमने मेरा घर बसाया, मेरे बेटे को माँ दी और मुझे सुकून। हरीम ने नजरें झुका लीं, दिल की धड़कन तेज हो गई। अरमान ने धीरे से उसका हाथ दबाया। शुक्रिया, मेरी जिंदगी में आने का, मुझे पूरा करने का। हरीम की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से सर उसके कंधे पर रख दिया। सामने लॉन में मुस्तफ़ा खिलखिलाकर भाग रहा था। रात की ठंडी हवा में वह दृश्य मानो एक मुकम्मल और सुकून भरा परिवार की तस्वीर बन गया। सच ही है, सब्र इंसान को हमेशा सबसे बेहतरीन इनाम देता है।